नमस्कार स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ की स्टडी के एक और नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक का जो पद आया हुआ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहां पर सॉल्व करेंगे और जो भी प्रश्न है उसको डिटेल से लगाते हुए चलेंगे ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बाल मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? देखिए, इसको डिटेल करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पिछली वीडियो में अपना प्यार दिखाया, इसी प्रकार अपना प्यार हम पे बनाए रखिए। तो बाल मनोविज्ञान, देखिए मनोवैज्ञानिक जितनी भी अध्ययन होती है वो मानसिक संबंधित होती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध के रखिए कि मनोविज्ञान से संबंध अगर कोई भी प्रश्न आता है तो ये समझ लीजिए कि वो मन स्थिति से संबंधित है, यानी साइकोलॉजिकली। तो इसमें पहला ऑप्शन है मानसिक व्यवस्था का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है जैविक तत्व का अध्ययन, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक व्यवस्था का अध्ययन ही मनोविज्ञान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आएगा कि मानसिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी अध्ययन है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए, शारीरिक अध्ययन जो है वो फिजियोलॉजी से संबंधित है या जूओलॉजी से संबंधित है। तो तीसरा जो ऑप्शन है जैविक तत्व का अध्ययन, तो ये जहाँ तक जियोलॉजी से संबंधित होगा। अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो उसको कमेंट सेक्शन में आप क्लियर कर देंगे कि जैविक तत्व का जो अध्ययन है वो क्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 10 से 20%, 25 से 30%, ऑप्शन 3 है 30 से 40%, ऑप्शन 4 है 45 से 50%। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आएगा। 45 से 50% उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जब इससे संबंधित चर्चा कर रहे थे बच्चों के पोषक तत्व से संबंधित, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जितने भी एसेंशियल तत्व हैं, मिनरल्स, उसके बारे में हमने पूरे डिटेल से वीडियो बनाया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे बच्चे के लिए कितना आवश्यक है और कितना मात्रा में उन्हें देना चाहिए। तो उसमें 45 से 50% आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, महिला और बाल विकास का परिचय किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था या दिया गया था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि महिला और बाल विकास का परिचय कौन सी पंचवर्षीय में। तो देखिए, ये बता देता हूँ आपको कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास का परिचय दिया गया था, यानी प्रपोज किया गया था। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 1990 के बीच था, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो पंचवर्षीय योजना है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था, इसको भी याद रखिए। और इसमें जो नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन, देखिए उसमें बहुत ही गरीबी थी, इसलिए ये नारा दिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल थी, इसको भी याद रखिए। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न बनते हैं कि जैसे उस समय प्रधानमंत्री देश के कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो इसको भी याद रखिए कि जिस समय ये योजना को प्रपोज किया गया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ये योजना जिस टाइम चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री में बदलाव भी हुआ था, क्योंकि जो राजीव गांधी का कार्यकाल था वो 1984 से 1989 के बीच ख़त्म हो गया था। उसके बाद वीपी सिंह बने थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि वीपी सिंह से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिए कि हमारे देश के पहले पीएम थे जिन्हें इम्पीचमेंट को हिंदी में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा गद्दी से हटाया गया था। वीपी सिंह का पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए, तो माननीय वीपी सिंह या वीपी सिंह का फुल फॉर्म था विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इन्हें इम्पीचमेंट के द्वारा जो है गद्दी से हटाया गया था। लगभग 343 दिन के हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो उनका भी कार्यकाल लगभग 87 में ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने वो रामस्वामी वेंकटरमन जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है जो मैंने आपको फैक्ट इससे संबंधित बताया है, तो इसको भी बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? तो ये पूछा है कि अधिक पौष्टिक भोजन की जो आवश्यकता होती है वो किन किन परिस्थितियों में होती है।
तो पहला ऑप्शन है गर्भवती स्त्री को, कठोर श्रम करने वाले को, वृद्धि कर रहे बच्चों को और उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भोजन, जो पौष्टिक भोजन है वो इन सभी को आवश्यक होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है एकदम सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा कितनी है? तो इसको भी आप याद रखिए कि जो आवश्यक वसा है वो 50 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आएगा। इससे डिटेल वीडियो हमने लगा ली है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके जो भी प्रश्न आएगा उससे संबंधित आपको डिटेल देते जाऊँगा, ताकि यहाँ पर भी आपका छूटे ना, रिमाइंड हो जाए आपके मन में। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यक होता है, शिशु अवस्था में सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है उसको याद रखिए कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों एसेंशियल है। यहाँ पर मैंने शायद मिसप्रिंट कर दिया, तो इसको यहाँ पर उपरोक्त सभी आना चाहिए। तो इसको आप याद रखेंगे कि उपरोक्त सभी आएगा, ना कि इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त सभी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है, नपुंसकता में उपयोगी विटामिन कौन सा है? देखिए विटामिन वाले चैप्टर में जब हम कर रहे थे तो विटामिन ए जो है नपुंसकता से संबंधित है, और जो विटामिन ई है, सॉरी विटामिन ई नहीं, विटामिन ए ना, नपुंसकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि ये जल में अघुलनशील विटामिन है, इसको भी याद रखिए। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और के जो है वो ब्लड से संबंधित है, यानी खून में थक्का जमने से संबंधित है। विटामिन सी स्कर्विक एसिड कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे शरीर में जैसे कि कुछ रोग है उससे संबंधित है। और जो ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन डी, देखिए यहाँ पर जो जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ विटामिन सी है, इसको याद रखिए। और जितने विटामिन है वसा में घुलनशील है। तो इस प्रकार के जितने भी डिटेल होते आएंगे उसको मैं डिटेल से बताता रहूँगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतुलित आहार खाली स्थान को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्वास्थ्य को, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण को, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा एवं क्रियाशीलता को, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार को। तो ये जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है इसको बिल्कुल याद रखेंगे। जो संतुलित आहार है वो किसे प्रभावित नहीं करते हैं? तो देखिए पर्यावरण को प्रभावित कैसे करेगा? आहार है, खाना है, तो पर्यावरण को कैसे करेगा? संतुलित आहार है। अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण को भी आप जोड़ेंगे। अगर संतुलित भोजन हम ले रहे हैं तो पर्यावरण का कोई भी नुकसान नहीं है। तो संतुलित भोजन जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आएगा। और जो हमारे शरीर की ऊष्मा है, क्रियाशीलता, इसको प्रभावित करता है, व्यवहार को भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो ये सबको प्रभावित करता है लेकिन पर्यावरण को नहीं करता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, बच्चों के विकास के लिए इनमें से कौन सा तत्व आहार में होना आवश्यक है? तो यहाँ पर फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है यहाँ पे प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी होता तो वो लगाते। जब इस प्रकार के प्रश्न है तो उसको आप देखिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इनमें से। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। शरीर के जो ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। इसके बिना शरीर ग्रो नहीं कर सकता। बाकी सबके बिना भी ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर के लिए, बच्चों के लिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्रिया को किसने बनाया? तो महिला और बाल विकास ने ही बनाया है। इसको भी याद रखिए कि महिला बाल विकास ने बच्चों से संबंधित जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको महिला और बाल विकास ने ही बनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व पाठशाला की सही उम्र क्या होती है? देखिए पूर्व पाठशाला की जो सही उम्र है 2.5 वर्ष होती है, क्योंकि जब बच्चे चलने फिरने योग्य हो जाते हैं और अपनी माँ से कुछ समय के लिए दूर होने लायक हो जाते हैं तो उसको 2.5 या 2.5 साल उम्र माना गया है। तो इसके बाद जो स्कूलिंग स्टार्ट होती है तो पूर्व पाठशाला जिसको कहते हैं, इंग्लिश में किंडरगार्टन कहते हैं, केजी स्कूल नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा। या उसके अलावा हमारे जो योजनाएं चल रही है ICDS के द्वारा उसको आंगनबाड़ी कार्यक्रम बोलते हैं। तो आंगनबाड़ी या पूर्व पाठशाला की सही उम्र 2.5 वर्ष होती है, इसको भी याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। बच्चों के अध्ययन की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? तो जो मनोवैज्ञानिक कारक है इसको भी आप याद रखिए कि मन से संबंधित है, मन से संबंधित। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि अध्ययन से संबंधित पूछ रहे हैं, तो अध्ययन से संबंधित है इच्छा शक्ति। तो
अगर बच्चों में इच्छा शक्ति नहीं होगी तो वो अध्ययन कैसे करेगा, ये चीज़ को आप याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो है एकदम सही होगा कि बच्चों में इच्छा शक्ति है तो वो अध्ययन से संबंधित सारी जो प्रक्रिया उसको सुचारू रूप से चलाएगा। आप देखेंगे कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है जानने की। अगर कोई बच्चा जानना ही नहीं चाहता तो आप उसको कैसे अध्ययन की ओर अग्रसित करेंगे। हर चीज़ को छू कर, देख कर, पूछ करके, पहचान करके आप अक्सर देखे होंगे कि वो एब्जॉर्ब करता है कि ये है क्या, कैसी चीज़ें हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बच्चों का पहला स्कूल कहा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों का जो पहला स्कूल है वो घर कहा जाता है, क्योंकि जो शुरुआती माता पिता अपने परिवार के बाकी सदस्य हैं उनसे ही सीखते हैं वो। तो बच्चों का पहला स्कूल उनका घर कहा जाता है। आप बोल रहे होंगे कि इतना बेसिक प्रश्न क्यों लिए हो। देखिए, कुछ कुछ प्रश्न एकदम बेसिक रहता है लेकिन कई लोगों से नहीं बन पाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वो प्रश्न बना ले। आप जैसे इंटेलिजेंट हर कोई बच्चा नहीं होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। बच्चों के लिए भाषाई या भाषा की प्रतिभा को कैसे विकसित किया जाता है? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि भाषा की प्रतिभा बोला है, यानी बोलने का जो अर्थात बोलने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। तो बात करने से ही बच्चों की भाषाई प्रतिभा वो बढ़ती है। तो बच्चे जो हैं वो पढ़ करके, समझ करके ये सारी चीज़ें सीखते ज़रूर हैं, लेकिन बात करने से जितना अधिक सीखते हैं वो किसी चीज़ से नहीं सीखते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एकदम सही आएगा। बच्चे जो हैं उनकी प्रतिभा, भाषाई जो प्रतिभा है वो बात करने से ही बढ़ती है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ICDS से तात्पर्य क्या है? इसका जो उत्तर है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ICDS से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो हैं उनकी इंग्लिश वोकेबलरी एकदम कमज़ोर होती है, तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण वो गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। तो ICDS का फुल फॉर्म मैं बोल कर बता देता हूँ ताकि आप इसमें पढ़ के देख लीजिए कि कौन सा है। तो ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसको आपको देखना है, आपको पढ़ना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से बताया गया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कौन सा है। तो उसको आप टिक लगा करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सा ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा नाश्ता बच्चों के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है? तो हिंदू संस्कृति में ये बताया गया है जो दूध है वो अपने आप में संपूर्ण भोजन होता है, क्योंकि दूध में बहुत सारे ऐसे एसेंशियल तत्व हैं जो पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि जो मेमेलियन ग्रुप है, मेमेलियन ग्रुप कहने का मतलब है स्तनपायी जितने भी जीव हैं जो इस ग्रुप में आते हैं, वो पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ के दूध से अपना पेट भरते हैं और कई दिन तक अपनी जो ग्रोथ है वो माँ के दूध से ही कंप्लीट करते हैं। तो जो दूध होता है वो संपूर्ण भोजन होता है हर किसी के लिए जो एक बच्चा जन्म लेता है। यहाँ तक कि हमारे लिए भी जो दूध है बहुत एसेंशियल तत्व है, चाहे आप गाय का दूध ले लें या फिर और भी किसी जीव का दूध, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एकदम सही आएगा। जो दूध है वो बच्चों के लिए संपूर्ण भोजन होता है जो सबसे अधिक शक्ति प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। बाल सेविका की क्या भूमिका है? तो बाल सेविका की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निरीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। निरीक्षण जो होता है वो बाल सेविका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि निरीक्षण के द्वारा ये देखती है कि किसमें, किन बच्चों में और महिलाओं में कितनी ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, हमने यहाँ तक ये वीडियो लगा लिया है। अब आप जो है इस वीडियो को अच्छे से याद रखिए ताकि आपके एग्ज़ाम से इससे संबंधित जितने प्रश्न हो आपसे बन जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।